Hello friends, myself S. B. Kannauji, Assistant Professor Botany. Today my topic is पेरीडर्म। तो जैसे हमने अपने पिछले लेक्चर्स में सेकेंडरी ग्रोथ में हमने स्टेम के सेकेंडरी ग्रोथ, रूट के सेकेंडरी ग्रोथ पर हमने पढ़ा है, और आज हम देखेंगे कि सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ एक्स्ट्रा स्टिलर रीजन, जिससे क्या बनता है, पेरीडर्म का फॉर्मेशन होता है। तो आज हमको देखना है पेरीडर्म। पेरीडर्म जैसे कि सेकेंडरी ग्रोथ की क्रिया होती है तो स्टिलर रीजन में होता है, जिसको हम बोलते हैं डाइकॉट स्टेम और डाइकॉट रूट में होता है स्टिल पोर्शन में सेकेंडरी ग्रोथ। और नॉन स्टिलर रीजन में जो ग्रोथ होकर के जो एक 3 लेयर स्ट्रक्चर का या एक प्रोटेक्टिव लेयर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, उसको हम बोलते हैं पेरीडर्म। तो पेरीडर्म होता क्या है? पेरीडर्म एक प्रकार का प्रोटेक्टिव लेयर होता है जो प्लांट के पेरिफेरल रीजन में या एक्स्ट्रा स्टिलर रीजन में बनता है, और इसकी निर्माण कॉर्क कैम्बियम की सक्रियता से या कॉर्क कैम्बियम की एक्टिविटी से इस पेरीडर्म लेयर का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि डाइकॉट स्टेम में या रूट में जैसे ही सेकेंडरी टिश्यूज का निर्माण होता है, तो उसके साथ ही एक्स्ट्रा स्टिलर रीजन में भी कार्ब कैम्बियम की सक्रियता से सेकेंडरी ग्रोथ वहां पर भी प्रारंभ हो जाती है और पेरीडर्म का निर्माण करता है। तो अपन कह सकते हैं कि प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ पेरिफेरल और एक्स्ट्रा स्टिलर ऑफ प्लांट। तो एक तरह से हमने बताया कि प्रोटेक्टिव लेयर का फॉर्मेशन होता है पेरिफेरल रीजन में एंड एक्स्ट्रा स्टिलर रीजन में, और यह होता क्यों है? एक्टिविटी ऑफ कॉर्क कैम्बियम। तो कॉर्क कैम्बियम की एक्टिविटी से 3 लेयर का फॉर्मेशन होता है। जिस तरह से जो कॉर्क कैम्बियम है यह ऊपर की ओर फैलम का फॉर्मेशन करता है और नीचे की ओर फैलोजन का फॉर्मेशन करता है। तो अपन कह सकते हैं कि ऊपर की ओर क्या बनाएगा, ये फैलम का फॉर्मेशन करेगा, और नीचे की ओर बनाएगा फैलोडर्म। नीचे की ओर क्या बनाएगा? फैलोडर्म। क्लियर? तो फैलम, फैलोडर्म, और इस कार्ब कैम्बियम को हम फैलोजन के नाम से जानते हैं, फैलोजन। तो इस तरह से जो फैलोजन ऊपर की ओर फैलम का फॉर्मेशन करेगा, नीचे की ओर फैलोडर्म का फॉर्मेशन करेगा, और इसी को हम कंबाइंड रूप से क्या बोलते हैं? पेरीडर्म के नाम से हम इसको जानते हैं। और यह पेरीडर्म प्लांट्स के जो बार्क होते हैं उसके निर्माण करने में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे हम जानते हैं कि जो प्लांट की जो छाल बार्क होता है वह फ्लोएम से लेकर के एपिडर्मिस सेल तक की जो पार्ट्स होते हैं जिसे हम बार्क कहते हैं। और जैसे ही सेकेंडरी ग्रोथ होता है तब क्या होता है कि ये पेरीडर्म के द्वारा एपिडर्मिस रिप्लेस हो जाता है। तो एपिडर्मिस क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है, और उसके जगह में पेरीडर्म का फॉर्मेशन होता है, और यह पेरीडर्म एक प्रोटेक्टिव लेयर का निर्माण करता है। अब हम देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ पेरीडर्म। तो पेरीडर्म किन किन कंपोनेंट से मिलकर के बना हुआ है, जो मैंने चर्चा किया। तो कंपोनेंट्स ऑफ पेरीडर्म, कंपोनेंट ऑफ पेरीडर्म। तो यह 3 पार्ट से मिलकर बना हुआ होता है। पहला है फैलोजन, जिसे हम क्या बोलते हैं? कार्क कैम्बियम के नाम से भी जानते हैं, कार्क कैम्बियम। दूसरा है
पैलम, यह कार्प के नाम से जाना जाता है इसको। तीसरा है पेलोडर्म, पेलोडर्म को अपन सेकेंडरी कॉर्टेक्स भी कहा जाता है, सेकेंडरी कॉर्टेक्स भी कहा जाता है। तो इस तरह से ये तीन कंपोनेंट से मिलकर के बनते हैं पेरिडर्म्स। अब हम इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं कि इसका निर्माण कैसे होता है। तो पहले हम बात करते हैं कि फेलोजेंस या कार्प कैम्बियम, यह एक टाइप की सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होती है और जिनमें ही विभाजन होने से पेरिडर्म का फॉर्मेशन होता है, फेलम और फेलोडर्म का। तो यह जो फेलोजन होता है ऊपर की ओर फेलम का फॉर्मेशन करता है और नीचे की ओर फेलोडर्म का फॉर्मेशन करता है। तो एक तरह से देखा जाए तो जो फेलोजन होता है, यह फेलोजन कैसे होते हैं, नैरो स्ट्रक्चर होता है इसका, एंड रेक्टा एंगुलर स्ट्रक्चर इसमें पाया जाता है, रेक्टा एंगुलर। इसका जो शेप कैसे होते हैं, इसका शेप जो होता है वह नैरो एंड रेक्टा एंगुलर होता है। और साथ ही इसमें क्या होता है कि इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता है, लेक ऑफ इंटर सेल्यूलर स्पेस। तो इसमें क्या होता है, इंटरसेल्यूलर स्पेस का निर्माण नहीं होता है। अब ये एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है फेलोजन जो है। अब इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो इसकी उत्पत्ति एपिडर्मिस से हो सकती है कुछ प्लांट्स में हाइपोडर्मिस से उत्पत्ति होती है, कुछ प्लांट्स में कार्टेक्स से भी इसकी उत्पत्ति होती है और पेरिसाइकिल से भी इसकी उत्पत्ति होती है। तो कुछ हम स्ट्रक्चर देखेंगे। तो ओरिजिन ऑफ, पहला इसमें देखते हैं, ओरिजिन ऑफ फेलोजन बाय एपिडर्मिस। तो एपिडर्मल जो सेल होते हैं उस एपिडर्मल सेल से कार्प कैम्बियम का फॉर्मेशन होता है। तो सबसे ऊपर ये हो गया क्यूटिकल का पोर्शन, क्यूटिकल की जस्ट बाद क्या हो जाएगा, अगर एपिडर्मिस से ही सेल का फॉर्मेशन होगा तो यहाँ पर ये क्या बन जाएंगे, कार्प का फॉर्मेशन होगा। इस तरह से कार्प कैसे होते हैं ये नाम आगे पढ़ेंगे उसको। उसकी जस्ट नीचे में एक रेक्टेंगुलर शेप का एक लेयर पाया जाता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, यही कहलाता है फेलोजन। और इसके नीचे सेकेंडरी कॉर्टेक्स या फेलोडर्म का फॉर्मेशन होता है। तो अपन देख सकते हैं ये क्या हुआ, क्यूटिकल जो सबसे बाहरी पोर्शन, एपिडर्मिस से ही क्या बन रहा है, फेलोजन का फॉर्मेशन हो रहा है। ये हो गया कार्प और नीचे में ये हो जाएगा सेकेंडरी कॉर्टेक्स या फेलोडर्म का फॉर्मेशन। तो ये क्या हुआ, एपिडर्मिस की कोशिकाओं की में जो डिफरेंशिएशन होता है उसके थ्रू किसका फॉर्मेशन होगा, कार्प कैम्बियम का। क्लियर। एक और अपन देख लेते हैं, दूसरा हो जाएगा हाइपोडर्मल फेलोजेंस। इसका निर्माण कहां पर से होगा, जैसे ही एपिडर्मिस के नीचे वाला पोर्शन हाइपोडर्मिस जो बोलते हैं वह हाइपोडर्मल सेल से कैम्बियम का फॉर्मेशन होगा, कार्प कैम्बियम का, तो हाइपोडर्मल कहलाएगा। और तीसरा हो जाएगा पेरीसाइकिल। तो पेरीसाइकिल रीजन्स के जो सेल्स होते हैं उसमें अगर डिवीजन होता है और उससे कार्प कैम्बियम का फॉर्मेशन होता है तो अपन उसको बोलते हैं पेरीसाइकिल फेलोजेंस। तो जैसे कि पेरीसाइकिल रीजन से होगा तो इसका डायग्राम कुछ इस तरह से बन जाएगा, क्यूटिकल, ऊपर में ये हो गया एपिडर्मिस, उसके बाद ये हो गया हाइपोडर्मिस, फिर हो जाएगा कॉर्टेक्स रीजन, फिर क्या बनेगा, कार्प कैम्बियम, पहले होगा कार्प का फॉर्मेशन होगा, फिर यहाँ पर एक लेयर कार्प का निर्माण हो गया और कार्प के नीचे फिर क्या बनेंगे, सेकेंडरी कॉर्टेक्स का फॉर्मेशन होगा। ये हुआ क्यूटिकल, ये हुआ एपिडर्मिस, ये हुआ हाइपोडर्मिस, ये हुआ कॉर्टेक्स और ये हो गया कॉर्क, ये हो गया कार्प कैम्बियम और ये हो गया सेकेंडरी कॉर्टेक्स। तो इस तरह से हम देखते हैं कि फेलोजेंस की उत्पत्ति डिफरेंट टाइप की कोशिकाओं से होती है, तो उस तरह से उसकी बार्क में
अरेंजमेंट हमको देखने को मिलता है, जिस तरह से हमने 3 एग्जाम्पल से बताए हैं। एपिडर्मिस टाइप का जो फेलोजन है वह किस में मिलते हैं, नेरियम प्लांट में मिलते हैं, नेरियम प्लांट में। हाइपोडर्मिस जो है यह पाया जाता है क्वार्कस प्लांट में, क्वार्कस प्लांट में यह पाया जाता है। और पेरिसाइकिल से जो फेलोजन का डेवलपमेंट होता है वह पाया जाता है किसमें, वह मिलता है थूजा बायोटा में। थूजा बायोटा एक टाइप से क्या है, वो जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है। क्लियर, ये हो गया हमारा फेलोजन का स्ट्रक्चर। अब हम देखते हैं फेलम कैसा होता है। फिर है सेकेंड पॉइंट फेलम। तो फेलम की जो कोशिकाएं होती है वह कैसे होती है, विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस युक्त, एक तरह से यह प्रिज्मेटिक शेप का सेल से बना हुआ होता है। प्रिज्मेटिक टिश्यूज एंड विदाउट इंटरसेल्युलर स्पेस इसमें इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं पाया जाता है। यह जो पार्ट्स होता है ये कैसे होते हैं, डेंस होते हैं बहुत। और यहाँ पर सुबेरिन एंड लिग्निन और टेनिन का यहाँ पर जमाव पाया जाता है। सुबेरिन, टेनिन, वैक्स, तो ये कुछ विशेष कंपाउंड्स होते हैं, इसका यहाँ पर जमाव पाया जाता है। और जिसके कारण क्या होता है, यह वाटर और गैस के लिए इम्परमिएबल होता है। तो क्या होता है ये इम्परमिएबल ऑफ गैसेस एंड वाटर। तो इस तरह से यह लेयर जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेयर होता है। और ये इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट वाला भी लेयर होता है फेलम। जैसे कि हम देखते हैं कि इस फेलम का निर्माण सुबेरिन या सुबेरिन टेनिन की निर्माण से बन करके नीलगिरी में पाया जाता है। तो यूकोलिप्टस में यह आपको देखने को मिल जाएगा, यूकेलिप्टस में पाया जाता है। और यहीं पर जो हमारे फेलम होता है, कार्प होता है, वह जो भोजपत्र होता है उसमें 2 लेयर में पाया जाता है। तो जो बेटुला प्लांट होता है, बेटुला यूटिलिस में क्या होता है, ये 2 लेयर होता है। इसमें एक होता है थिन वॉल लेयर और दूसरा होता है थिक वॉल लेयर। क्लियर, तो थिन वॉल और थिक वॉल, तो ये 2 पेपर सीट की तरह इसमें जो कॉर्क है वह पाए जाते हैं और जो परत दर परत बाहर निकलते हैं। और ये बहुत ही इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट होता है। प्राचीन समय में इसी छाल के माध्यम से लिखने का काम, इसको हम कागज के रूप में उपयोग करते थे, क्योंकि इसमें एक थिक वॉल एक थिन वॉल लेयर होता है जो परत दर परत पेपर सीट के रूप में यहाँ पाया जाता है। इसलिए यह फेलम जो वाला पार्ट होता है वह इकोनॉमिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। कुछ प्लांट्स में ये फेलम में सुबेरिन टेनिन का जमाव नहीं होता है, जिसे हम फिलोइड के नाम से जानते हैं। और मैक्सिमम यहाँ पर टेनिन सुबेरिन पाया जाता है। तो इस तरह से फेलम का स्ट्रक्चर बनता है। अब हमारी बात आती है तीसरी पार्ट, जिसको हम बोलते हैं फेलोडर्म। फेलोडर्म को हम सेकेंडरी कॉर्टेक्स के नाम से भी जानते हैं। तो इसका जो कोशिका होती है इसमें इंटरसेल्युलर स्पेस पाया जाता है, इंटरसेल्युलर स्पेस क्या होता है इसमें पाया जाता है। तो देखा जाए तो इंटरसेल्युलर स्पेस पाए जाने के कारण क्या होता है, ये लूजली अटैच होते हैं और इनके जो सेल्स होते हैं उसमें क्लोरोप्लास्ट भरे हुए रहते हैं। क्लोरोप्लास्ट यहाँ पर पाए जाते हैं। और जो इनकी शेप होती है सेल्स की, वह कैसे होती है, एक समान आइसोडर्मेटिक टाइप के सेल होते हैं। आइसोडर्मेटिक टाइप के सेल्स होते हैं। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वह कॉर्टेक्स के ही समान होती है। इस कारण हम इसको प्राइमरी कॉर्टेक्स, सेकेंडरी कॉर्टेक्स के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पर लिग्निफाइड स्ट्रक्चर, स्क्लेरिट्स आदि का यहाँ पर क्या होता है, स्टोरेज होता है इस रीजन पे। परंतु देखा जाए तो उत्पत्ति की दृष्टि से इसका निर्माण फेलोजन से होता है, इसलिए यह इसकी स्ट्रक्चर
जो है कॉर्टेक्स डिफर होता है, लेकिन फिर भी इसको सेकेंडरी कॉर्टेक्स के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से फेलोजन, फेलम और फेलोडर्म ये इसकी स्ट्रक्चर्स क्लियर हुआ। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा कंपोनेंट के बाद, चौथा पॉइंट आ जाएगा फॉर्मेशन ऑफ पेरिडर्म। तो कैसा बनता है पेरिडर्म? फॉर्मेशन ऑफ पेरिडर्म। तो पेरिडर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है? तो देखिए, जो कार्क कैम्बियम होता है या फेलोजन जिसको हम कहते हैं, फेलोजन्स के ही डिवाइड होने से ऊपर की ओर फेलम और नीचे की ओर फेलोडर्म का फॉर्मेशन होता है, और जिसे ही हम समेकित रूप से या हम उसे ही पेरिडर्म के नाम से जानते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि ये जो फेलोजन है उसका निर्माण कहाँ पर से होता है? या तो एपिडर्मिस से होगा, हाइपोडर्मिस से होगा, कोई भी सेल से हो सकता है। तो कोई भी एक इनिशियल सेल, हाइपोडर्मल इनिशियल सेल्स जो है, यह कार्क कैम्बियम इनिशियल का फॉर्मेशन करेगा, और यह वर्टिकली डिवीजन से डिवाइड होगा, और डिवाइड होकर के दो सेल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेता है। टू सेल, जिसको अपन बोलते हैं अपर सेल, ये नीचे कहलाया लोअर सेल। तो दो डॉटर सेल्स का यहाँ पर फॉर्मेशन हो गया। क्या बन गए? दो डॉटर सेल का निर्माण यहाँ पर होता है। अब यही दोनों डॉटर सेल अगर यहाँ पर जो लोअर सरफेस में पाए जाने वाला जो कोशिका है, ठीक है, वह मेरिस्टेमेटिक होती है, उसमें विभाजन करने की क्षमता होती है, तब क्या होता है? ऊपर की ओर फेलम का फॉर्मेशन होगा, कार्क का निर्माण होगा। सपोज करिए ये नीचे का विभाजित होने की क्षमता इसमें पाई जाती है लोअर सेल में, तब यह ऊपर की ओर क्या बनाएंगे? इस तरह से नॉन सेलुलर स्टेप वाले ये कार्क का फॉर्मेशन यह कर लेता है। इसको अपन क्या बोलते हैं? कार्क। ऊपर की ओर यह कार्क का फॉर्मेशन करेगा। और अगर यहाँ पर अपर सेल में डिवीजन की क्षमता अगर पाई जाती है, मेरिस्टेमेटिक होता है, ये जो अपर डॉटर सेल होता है, तब नीचे की ओर क्या होता है? आइसोडर्मेटिक सेकेंडरी कॉर्टेक्स का यह फॉर्मेशन करता है। ये कहलाता है सेकेंडरी कॉर्टेक्स, या अपन इसको बोल सकते हैं फेलम, ये कहलाएगा सेकेंडरी कॉर्टेक्स या पैलोडर्म। ये हो गया पैलोडर्म। अब हम देखते हैं आगे क्या होगा कि यही पैलोडर्म जो होते हैं, पैलोजेंस जो होते हैं, यह इनकी कोशिकाएं लगातार विभाजित होगी, और ऊपर की ओर इस तरह से नॉन इंटरसेलुलर स्पेस युक्त, रेजिन एंड टैनिन युक्त वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट का फॉर्मेशन करती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? पैलोजेंस। पैलम के नाम से हम इसको जानते हैं, पैलम। ये क्या बना दिया? पैलम। ये हो गया पैलोजन। और नीचे की ओर यह कोशिका बनाती है, जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी कॉर्टेक्स। ये कहलाएगा सेकेंडरी कॉर्टेक्स, या इसी को बोलते हैं पैलोडर्म। तो इस तरह से कैसे पेरिडर्म की फॉर्मेशन होता है ये क्लियर हुआ कि ये कोई भी कार्क कैम्बियम इनिशियल सेल्स डिवाइड होगा वर्टिकली, दो सेल्स बनाएंगे, अपर सेल्स एंड लोअर सेल्स। अगर अपर सेल्स विभाजित होगा तो विभाजन क्षमता होगी, तो क्या बनेगा? सेकेंडरी कॉर्टेक्स का निर्माण होगा। अगर लोअर सेल्स में विभाजन क्षमता पाई जाती है तो फेलम का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से टोटल ओवरऑल ये स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा, जिसमें सेंटर में पैलोजेंस, ऊपर की ओर फेलम और नीचे की ओर फेलोडर्म का निर्माण करता है, और इसी को हम समेकित रूप से क्या बोलते हैं? पेरिडर्म। ये कहलाता है पेरिडर्म। जो बार्क होते हैं, चाहे रूट के हो चाहे स्टेम के हो, तो उनमें हम देखते हैं कि यह कॉर्टेक्स रीजन हो गया, तो यह फ्लोएम, फिर पेरिसाइकिल्स, अब एंडोडर्मिस से लेकर के एपिडर्मिस तक के बीच की जो पोर्शन होती है वह पेरिडर्म कहलाती है, और फ्लोएम से लेकर के एपिडर्मिस तक का जो पोर्शन होता है वही बार्क कहलाता है। परंतु क्या होता है कि जब पेरिडर्म का फॉर्मेशन होता है तो एपिडर्मिस प्रायः क्या होता है? रैप्चर्ड हो जाता है, खत्म हो जाता है, और इस तरह से पेरिडर्म की फॉर्मेशन होती है। तो इस तरह से हमारा आज का ये टॉपिक भी खत्म होता है। शायद आप समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। ओके, थैंक यू वेरी मच।